शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा एक अनुभव ऐसा है कि मुझे पेंटिंग में कुछ समझता नहीं। ऐसे बोलने वाले अपने भारत में ज्यादा मिलते हैं, बाहर अभी तक कोई मिला नहीं। जैसे भी है वो अप्रिशिएट करना चाहते हैं, लेकिन अपने यहाँ तो पहले ही ढाल शील्ड बोलते हैं ना, करते कि मुझे पेंटिंग में कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरा ऐसा ऐसा कहना है। तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वी डोंट पेंट ओनली फॉर आर्टिस्ट। जो भी देखता है वो उसको समझ सकता है, लेकिन अपने यहाँ आदत पड़ी है। मुझे याद है ट्रिनाली का एग्जीबिशन था दिल्ली में, और भारत की सर्वोच्च व्यक्ति उसके उद्घाटन के लिए आई थी, और उन्होंने तुरंत पहले भाषण में ही कहा कि मुझे पेंटिंग में कुछ समझता नहीं, मुझे क्यों बुलाया है। तो मुझे थोड़ी सी वेदना ऐसी है कि आर्टिस्ट क्या सिर्फ आर्टिस्ट के लिए पेंटिंग करते हैं, वो तो सबके लिए है। और इसका कारण यह है कि अपने यहाँ बहुत से कलाकार हैं, दुनिया के अन्य उच्चतम कलाकारों से तुलना कर सकते, इतने बड़े अच्छे कलाकार हैं। लेकिन अपने यहाँ कलाकार की एक गुण है, उसको कोई दोष नहीं मानता, उसका एक गुण है, वो बोलता नहीं है। आर्टिस्ट बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब कभी हम किसी आर्टिस्ट को बोलते हैं कि आप जरा पेंटिंग एक्सप्लेन करें, नहीं मैंने जो कुछ किया है वो पेंटिंग में गया, दिस इज माय लैंग्वेज, आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं है। आर्टिस्ट ने बोलना आवश्यक है, क्योंकि कुदरत ने हमें मुख भी तो दिया है, जैसे हाथ दिया है काम करने के लिए, बोलने के लिए मुख दिया है, बोलने में क्या अर्थ है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हम सब आर्टिस्ट जरूर बोले। हो सकता है कि अपनी वोकेबुलरी उतनी तो अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन अपने विचार जो है ना, उसको हम प्रदर्शित जरूर कर सकते हैं। और एक मुझे बात याद है, एक आर्ट इंस्टीट्यूट में जूरी के लिए गया था, कुछ पेंटिंग सिलेक्ट किए, और जिनको प्राइज दिया था 4 या 5 लोग थे, तो हर एक को कहा कि आप प्राइज लेने के पश्चात आप कुछ बोल कर जाइए। तो जिसको फर्स्ट प्राइज दिया था उसने माइक लिया, मुझे फर्स्ट प्राइज दिया, थैंक यू वेरी मच, और उतर के चला गया। फिर बाद में मैंने भी उसका अभिनंदन किया, और मैंने कहा कि अरे यार कुछ तो बोलने के लिए, हाँ मुझे तो बोलना नहीं आता। अरे कैसे नहीं बोलना आता? हम घर में बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, हम ऑफिस में बात करते हैं, स्टूडेंट के साथ बात कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, और पेंटिंग का प्राइज लेने के पश्चात यदि कहते कि जरा आप अपने विचार रखें, तो नहीं बात कर सकते। आर्टिस्ट खुद अपने पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं बात कर सकता, तो लोग ऐसे कैसे समझ लेंगे? ये बहुत आवश्यक है। हम इस अंग में थोड़ा सा पीछे रहे, ये बात अच्छी नहीं, तो हमें वो बोलना आना चाहिए। हमारे जो डीन थे शंकर पलशीकर, was great portrait painter and very good teacher. उन्होंने कहा था कि टीचर्स शुड बी प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट। वो खुद आर्टिस्ट हो तो ही वो पढ़ा सकते हैं। टीचर सर्टिफिकेट होल्डर को टीचर नहीं मानते थे, कि जो खुद काम भी करते हैं वही कुछ किसी को सिखा सकते हैं। तो इसीलिए जो भी आर्टिस्ट होता है वो आर्टिस्ट होता ही है, लेकिन उसमें एक शिक्षक भी होता है, उसमें एक स्टूडेंट भी रहता है। स्टूडेंट तो आगे तक रहेंगे, लेकिन वो कुछ किसी को कुछ बता सके, समझा सके, यह भी बहुत आवश्यक है। दूसरा मैं एक अनुभव बताना चाहता हूँ। हमारे एक दोस्त का एग्जीबिशन रहा था
जहांगीर आर्ट गैलरी में, बहुत साल पुरानी बात है। और जहांगीर आर्ट गैलरी में मुंबई देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट आते हैं, तो उनकी बस वहाँ म्यूजियम के पास खड़ी रहती है और म्यूजियम बताते बताते बोलते कि यहाँ जहांगीर आर्ट गैलरी है, वहाँ भी जाके देखो। तो बहुत लोग आते हैं। तो मेरे मित्र के एग्जीबिशन में एक व्यक्ति अपने गोद में एक छोटे बच्चे को लेकर आया। सिंसियरली उसने पूरी पेंटिंग देखी और हम अपने दोस्त के साथ टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए। तो पोलाइटली ही केम एंड आस्क्ड हु इज द आर्टिस्ट। तो हमने बोला कि ये आर्टिस्ट है। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई साहब मैं तो बाहर गांव से हूँ, आप प्लीज जरा एक पेंटिंग मुझे एक्सप्लेन करेंगे, मुझे रुचि है। आपको देखना है तो देखो, समझने वाली पेंटिंग अगले दालन में है, वहां जाकर देखो। सॉरी वो चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा यार, आपने गलत किया यार। दोस्त को बोला भाई, अरे मैं क्या हरे को पेंटिंग एक्सप्लेन किया, तो क्यों बैठे? आपने सिर्फ एक आदमी का अपमान नहीं किया, उसके गोद में दूसरा बच्चा था, अगली पीढ़ी उसके पास थी। आपने एक आस्वादक, एप्रिशिएटर, एक रसिक को गवाया है। कि आर्टिस्ट का कर्तव्य है कि वो पेंटिंग के बारे में कुछ बताए। बोले कुछ भी हो, वो समझे या ना समझे वो उसकी बात है, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ तो कहें। टोटल नॉन ऑब्जेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट केवल आकारी हो तो भी बोल सकते हैं लोगों कि कलर के साथ भी हम खेलते हैं, नए नए आकार हम ढूंढते हैं और नए नए आकारों को रखकर अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। बोल दीजिए, समझे या ना समझे, लेकिन आप बोलेंगे। आपको समझना है तो समझ लो। इस प्रकार से कम्युनिकेशन आर्ट की ओर से या आर्टिस्ट की ओर से अपेक्षित नहीं होता। और इसीलिए जिस देश में अनेक आर्टिस्ट, अनेक पीढ़ी एक साथ काम करते हुए कुछ कलाकृति बनती है, तब अजंता की पेंटिंग्स बनती है, तब एलोरा की केव्स बनते हैं, तब रामेश्वर का मंदिर, मदुराई का मंदिर बनता है। ये सब कब बनता है? क्योंकि सब मिलकर कुछ ना कुछ काम करने का तय करते हैं और अपने मैं को साइड में रखते हुए काम करते हैं, तब ये बनता है। मैं को साइड में रखना सिर्फ अपने पेंटिंग के लिए नहीं, किसी उद्देश्य के लिए भी ऐसा मैं को साइड में रखकर काम करते, तभी ये बना। काला है तस्मै नमः, काल बदल गया समझ सकता हूं मैं, लेकिन आर्ट क्षेत्र में इंडिविजुअलिटी इतनी बड़ी है, इतनी बढ़ गई है कि दो आर्टिस्ट मिलकर भी एक कैनवास पेंट नहीं कर सकते। बड़े बड़े आर्टिस्टों का कैंप लगता है, वो भी मैंने देखा है। हर एक को अलग रूप चाहिए, हर एक को अलग व्यवस्था चाहिए, लेकिन सभी आर्टिस्ट मिलकर एक सर्कल में काम करेंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कारण कुछ भी बताएंगे, लेकिन शाम को टेबल के ऊपर इकट्ठा होते हैं, लेकिन पेंटिंग के लिए इकट्ठा नहीं होंगे। They want separate studio, separate arrangement। ये आज की स्थिति है और इसीलिए हजारों साल पहले अपनी कला की जो परंपरा है, धुरा है, देखने के लिए यहाँ के लोग भी और बाहर के लोग भी आते हैं। आज का देखने के लिए कितने लोग आते हैं? आज की कला क्षेत्र की दुनिया के सामने अपनी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, यह मैं विचार से रखना चाहता हूँ। जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाई हुई, 5 साल पढ़ा। पोर्ट्रेट माय फेवरेट सब्जेक्ट।
फिगर पेंटिंग, क्रिएटिव भी मेरा फिगर पेंटिंग रहता था। आई यूज्ड टू डू सुरियलिस्टिक टाइप ऑफ पेंटिंग्स। और ऐसे करते करते एक दिन मन में आया कि केवल जो सामने दिखता है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सामने किसी व्यक्ति को बैठकर अगर मैं उसमें पेंटिंग देखता हूँ तो पोर्ट्रेट बनता है, लेकिन अपने मन में न जाने कितने विषय, मेरी सब्जेक्ट्स अपने मन में भरे पड़े हैं जिनको बाहर आने के लिए कोई मौका दिया नहीं। फिर मैंने लैंडस्केप और पोर्ट्रेट के एग्जीबिशन जैसे करता था वो आज भी करता हूँ। मैं आज भी मुझे बहुत रुचि आती है। कहीं घूमने जाता हूँ मैं खाली हाथ नहीं जाता हूँ। मेरे बैग में वो पेंसिल का थैला भी रहता है और स्केच बुक भी रहता है। और 6-7 दिन के लिए जब फैमिली के साथ जाता हूँ तो घूमते हुए वहाँ स्पॉट पर बैठ के वहीं पेंटिंग फिनिश करके साइन करके घर में आता हूँ। मैं घर आकर उसको काम नहीं करता हूँ या फोटोग्राफ करके मैं पेंटिंग वातावरण का अनुभव के कारण व्यक्त हुआ। फिर 92 से मैंने विषय लेकर काम करना शुरू किया और वो भी एक विषय लेकर, एज ऑफ इनोसेंस, बच्चों के ऊपर मैंने पेंटिंग की। वेटिंग, प्रतीक्षा, उसके ऊपर मैंने पेंटिंग की। मदर एंड चाइल्ड, इस विषय के ऊपर पेंटिंग की। बीइंग विद अस, इस विषय के ऊपर की। ब्लिसफुल फ्रेग्रेंस, मतलब अपने यहाँ की जितनी संत परंपराएं हुई उसके ऊपर पेंटिंग से, मतलब केवल संतों के पोर्ट्रेट नहीं थे, उन्होंने जो कुछ एक रचना बनाई थी उसको पकड़ते हुए मैंने काम किया। मैंने कृष्ण के ऊपर किया, बुद्धा के ऊपर किया, कालिदास के शाकुंतल और मेघदूत के ऊपर किया। ऐसे अलग अलग विषय के ऊपर की। 2014 में रामायण के ऊपर मैंने सीरीज की। वो एक प्रतिनिधिक स्वरूप में मैं कैसे सोचता हूँ और काम करता हूँ उसके लिए मैंने इसके अब तक मैंने स्लाइड के साथ ऐसे ही बात करना, संवाद करना, इस प्रकार के मैंने अब तक 12 से 15 प्रयोग किए हैं। कभी कभी ये 1.25-2 घंटे तक चलता है, लेकिन अभी ज्यादा नहीं समय ले लूंगा, बहुत संक्षिप्त में मैं करूंगा। रामायण के ऊपर पहले से करना चाहता था, लेकिन हर साल फिर कभी देखेंगे, फिर कभी देखेंगे, ऐसा विचार होता था। क्यों होता था कि रामायण एक ऐसी चीज है, ऐसा कोई ललित का या जिसको फाइन आर्ट बचा नहीं कि जिसने इसको स्पर्श नहीं किया है। इसके ऊपर काव्य हुआ है, इसके ऊपर साहित्य हुआ है, इसके ऊपर नाट्य हुए, इसके ऊपर पपेट शो हुए, इसके ऊपर सिनेमा हुए, इसके ऊपर सीरीज हुई है, न जाने क्या क्या हुआ है। और सिर्फ वाल्मीकि रामायण नहीं है, कंब रामायण है, जैन रामायण है, फिर तुलसीदास का रामायण है, गीत रामायण है महाराष्ट्र का। न जाने कितने लोगों ने बहुत कुछ किया। तो मन में यही बार बार प्रश्न आता था, वास्तव इससे और आगे जाना तो क्या करोगे। और एक दिन इसी रामायण की एक घटना ने मुझे प्रेरणा दी कि जब रामायण की कथा में ऐसे आता है कि सेतु बंधन चल रहा था, बड़े बड़े वानर, बड़े बड़े पत्थर समुद्र में डालते हुए बना रहे, तो उसमें छोटी सी गिलहरी, जिसको स्क्विरल बोलते हैं, तो वो स्क्विरल अपने शरीर को गिला करती है, रेत में लट पलट करती है, और जहां 2 पत्थर के बीच में गैप है वहां वो रेत को झाड़ देता है। तो बस अपना जो पेंटिंग का ये सीरीज होगा ना, वो गिलहरी की जैसे होगा। बहुत लोगों ने काम किया है, लेकिन उसको डिस्टर्ब ना करते हुए उस गैप में जोड़ने का काम अपने पेंटिंग जरूर करेंगे। इस प्रेरणा से मैंने रामायण की पूरी सीरीज बनाई। फिर विचार आया कि कैसे करेंगे, वाल्मीकि रामायण से करेंगे।
तुलसीदास के रामायण से करेंगे, गीत रामायण से करेंगे, कि कैसे करेंगे? क्योंकि मुझे मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि कालिदास के पेंटिंग के समय या कृष्ण के ऊपर, बुद्ध के ऊपर पेंटिंग के ऊपर, इस विषय के जो ज्ञानी और विद्वान पंडित होते वो भी एग्जीबिशन को आते थे। किसी चित्र के ऊपर संवाद होता था, चर्चा होती थी कि आपने फलाना सब्जेक्ट कहाँ से लिया, तो मैं रामायण के बारे में कैसे बताऊं कि कहाँ से सब्जेक्ट लिया? तो मेरे मन में विचार आया कि इतना तो पूरा रामायण पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। वाल्मीकि रामायण कितना बड़ा है, तुलसी रामायण तो और भी बड़ा है। फिर याद आया कि दादी बचपन से मुझे रामायण बताती थी, पिताजी रामायण के कुछ प्रसंग बताते थे। तो घर घर में रामायण की कथा का जो संस्कार हुआ, उसी संस्कार को आधार पकड़ते हुए हम ये सीरीज बनाए। तो पहले पेंटिंग कौन सा करना चाहिए? तो ऐसे अपने में मान्यता है कि रामायण के बारे में कुछ भी करते हैं तो पहले हनुमान जी का चरण छूना आवश्यक है। तो चलो पेंटिंग हम पहले हनुमान जी से ही शुरू करेंगे। और फिर मुझे याद आया कि राज्याभिषेक के समय जिस हर एक वानर का, हर एक व्यक्ति का सत्कार होता था, तो राम जी के पास हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो आप ही चाहिए। तो सीता ने अपनी माला दे दी और फिर हर मणि में वो ढूंढते थे राम है क्या। तो ये इंसल्टिंग लगा, तो किसी ने पूछा आप पे तो राम है क्या, तो उसने सिरा फाड़ कर दिखाया वगैरह कथा है। देखिए कितना राममय उसका जीवन हुआ है। तो यही बात मुझे अच्छी लगी कि हनुमान जी सीना तान कर बैठे हैं और उन्होंने जितने भी मुझे सब्जेक्ट बताए, इस पेंटिंग से स्टार्ट करते हुए आखिर तक मैंने काम किया। और यदि कोई विद्वान आकर मुझसे बात करे कि आपने कहाँ से लिया, तो मैंने हनुमान जी ने जैसे बताया वैसे किया। If you have any argument, argue with him, not to me. ऐसे करते हुए फिर ये पहला पेंटिंग मैंने बताया कि हनुमान जी ध्यानस्थ है, लेकिन उनके हृदय से जो राम प्रतीत हो रहा है उसको आधारभूत पकड़ते हुए मैंने ये पूरी सीरीज बनाई। भारत में जितनी भी भाषा में राम शब्दों को लिखा है उसको मैं बैकग्राउंड में रखा है। और घर में जैसे मैं पेंटिंग के लिए बैठता हूँ वैसे बैठकर मैंने ये पेंटिंग किया। 3 फीट बाय 4 फीट ऑयल ऑन कैनवास। ये क्रौंच वनिता माँ निषाद प्रतिष्ठान जो पहली शापावासी है, मतलब अब तक जो छंदबद्ध काव्य रचना नहीं थी, श्लोक थे, वेद थे, उपनिषद थे। तो ये रामायण रचने के लिए काव्य छंदबद्धता से जो पहली उच्चारणा हुई वो क्रौंच वर्ग में जो मादा है वो अप्रोच कर रहे और नर को किसी निषाद ने मारा है। तो वो देखकर उसके मन में वेदना जागृत हुई और उसने शापवाणी उच्चारण की और उस छंदबद्ध काव्यवस्था से उन्होंने पूरा रामायण लिखा। तो ये वाल्मीकि हैं जो पानी कमंडलों से लेकर शाप के लिए उसकी वाणी में से वो शापवाणी आ रही है, इस प्रकार का यह चित्र है। इसीलिए उनको आदि कवि कहते हैं। ये दशरथ ने श्रावण की जो हत्या उनके मृगया में हुई, उसके पश्चात उनके माता पिता उनको जो श्राप देते हैं कि आप भी हमारे तरह पुत्र के शोक में मृत्यु को प्राप्त हो गए। चेहरे में थोड़ा सा स्मित है, हास्य है और उनके आंख जो विचार आते हैं उसको स्केच करता हूँ और बाद में डेवलप करते हुए पेंटिंग कर रहा हूँ। इसमें जो भी चित्र बने हैं 28 चित्र बने, उस 28 चित्र में आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये चित्र हमने देखा है और उसको कॉपी करके आपने किया है। ऐसा कभी मिलेगा नहीं मेरा, क्योंकि हम सवाई नहीं गंवाना चाहते। कुछ नया देना यही तो कलाकार का कर्तव्य होता है। तो हम और एक चित्रकार को आधारभूत करके दूसरा चित्र बना वो ठीक नहीं लगता। तो इसमें ये सभी चित्र जो है वो मेमोरी है
रामलला को गोद में पकड़े हुए कौशल्या है और वो उसके सामने आईना पकड़ती है और उसके बच्चों ने चांद के लिए हट करना ये सिर्फ भारत की परंपरा में है। और चंदा को मामा कहना मतलब अपनी माँ के भाई जैसा देना, यह भी पूरे भारत की संस्कृति की सभी सभ्यता में है। ये यूरोप में नहीं मिलेगा कि दे कॉल अंकल टू चांद, ये अपने यहाँ है। और सभी बच्चों को खाते समय दोपहर को तोता दिखाएंगे, कौवा दिखाएंगे और प्राणी दिखाएंगे कि खाओ, देखो वो खा रहे हैं, आप भी। रात को किसको दिखाएंगे? तो रात की खाते समय भी, खाना खिलाते समय चंदा दिखाने की अलिखित परंपरा अपने में भी है। तो ये रामायण से चलती आई है और उसके पहले से भी होगी। तो राम के लिए एक बार चंदा दिखाया होगा, 2 बार दिखाया होगा, लेकिन जहां भी रिफ्लेक्शन है वहां चांद देखते हुए उनको भी बहुत आनंद मिलता होगा। तो मेरी कल्पना आई कि रात में पानी का जो गंगा बोलते हैं, स्नान करने के लिए पानी जिसमें खड़ा, उसमें वो छोटे बच्चों ने चांद देखा होगा। और वो असली चांद नहीं है, वो कथारूप चांद है, इसलिए मैंने उसको शशांक बताया है। और आप निरीक्षण करें, वो चारों भाइयों का प्रेम राम जी देख रहे हैं। राम जी का ज्यादा स्नेह भरत की तरफ है, या भरत को राम से स्नेह है। तो राम जी की नीली छाया भरत के चेहरे के ऊपर है, बाकी दोनों राम जी की ओर देख रहे हैं, पानी में शशांक की ओर देख रहे हैं। मतलब राम का चंद्र दर्शन और बाकी तीनों का रामचंद्र दर्शन। तो इस प्रकार इस टाइप से सॉरी वो इसीलिए शशांक को बोलते हैं ना, इसलिए। तो चंदा देखे जा रहे, चंदे के ऊपर हिरण है, चंदे के ऊपर देखो शशांक है, ऐसे बताते होंगे। तो इस दृष्टि से मैंने वो मतलब ये रिफ्लेक्शन जो है वो कथारूप रिफ्लेक्शन है, ये एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्शन नहीं देख रहे हैं, इसीलिए मैंने उसको शशांक दिया था। नेक्स्ट, ये पूरी सीरीज बनने के बाद मैंने पेंटिंग किया था। ये पूरी सीरीज, जब कोई एक सीरीज बनाने का तय करता हूं, एक विषय को लेकर जब हम काम करते हैं तो अपने मन को भी एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा मिलती है कि वो सीरीज वो सिर्फ एग्जीबिशन के लिए खत्म नहीं होती। उसके पश्चात अभी भी जो गजराज हाथी के ऊपर मैंने पूरी सीरीज की थी, तो अभी भी हाथी के कुछ ना कुछ सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो उस प्रकार मैंने शिवराम शब्द कैसे आया होगा, बहुत लोग शिवराम नाम रखते हैं, तो पौराणिक कथा कोई भी होगी, लेकिन मैंने इस प्रकार से किया कि तीनों भाई बैठे, राम जी बैठे हैं सज्जे के ऊपर और तीनों भाई जो आकाश में चांद निकल आया है और राम जी के सर के ऊपर से आते हैं, तो शिव जी का दर्शन हुआ है। इस प्रकार हमें शिव जी का दर्शन कैसे हो रहा है वो आईने में राम जी को लिखा है। इसी से मैं वापस कर रहा हूं। ये सीता जी का विषय है। ये जब मैं सीरीज बताता हूं तब कुछ विषयों का निरूपीकरण मैं मेरे मन से करता हूं। अपने यहां एक बहुत स्वस्थ परंपरा चली है कि जब कोई व्यक्ति देवत्व तक पहुंचते हैं तो उनके जीवन की बहुत सी घटनाओं को हम एक चमत्कार में बदल देते हैं। वो गलत है, बराबर नहीं, इस प्रकार का संवाद मैं नहीं रखता हूं। लेकिन जनक को खेत जोतते समय एक बक्सा मिलता है और उसमें स्त्री भ्रूण है। किसका है, किसकी है, पता नहीं है।
लेकिन जनक राजा है। जनक वही है जो जन की हित में काम करता है, और वो उस कन्या को अपने घर में लेके आता है और उसको राजकन्या का दर्जा देता है। हमें दशरथ के 3 रानियों का नाम मालूम है, रावण के पत्नी का नाम मालूम है, वाली सुग्रीव के पत्नी का नाम मालूम है, कितने लोगों को जनक के पत्नी का नाम मालूम है? नाम है उधर, लेकिन हमें पता नहीं, क्योंकि जनक ने मातृत्व का प्रेम भी कन्या को दिया है। और ये चित्र अपने लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो लक्ष्मी थी, जमीन में थी, राम जी जब आएंगे तब प्रकट होगी, ये सब कहानियां एक और रखेंगे, लेकिन आज भी स्त्री भ्रूण को छोड़ने की गलत प्रथा हम महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो तो जनक की यह आदर्श हमें अपनानी पड़ेगी। आपको देखने के बाद लगेगा कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज भी है, वो अपनी उंगली को दे रहे हैं बच्चों को, और कितने हल्के हाथ से, मृदु हाथ से उसने पकड़ा है। This is not only the just illustrative painting. This is not just academic work. Sorry, लेकिन आज के कला क्षेत्र में ऐसे पेंटिंग को देखकर एकेडमिक, इलस्ट्रेटिव, फिगरेटिव बहुत वेदना होती है। इस प्रकार का उच्चारण जब होता है बहुत वेदना होती है। ऐसे पेंटिंग देखकर सामान्य आदमी भी उसके भावना तक पहुंच सकते हैं। तो अपने यहाँ के बड़े बड़े आर्ट धुरीण हमारे एकेडमी और प्रपोर्शन और ड्राइंग की तरफ क्यों अटके हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अरे हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमने जो किया है वो अनेकों के हृदय तक पहुंचने का काम कब करेगा और कौन करेगा? इसलिए कितना काम करने की आवश्यकता है। ये मेरे अकेले का काम नहीं हो सकता, इसलिए पूरे आर्ट फील्ड में इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। बहुत एक अच्छा शब्द प्रयोग कला के क्षेत्र में यूज होता है, स्वांत सुखाय। सुख वही होता है जो मुझे होता है ना, वो अनेकों को होता है, वही स्वांत सुख होता है। कि स्वांत सुख के एक व्यक्ति की स्वांत सुख की परिभाषा दूसरे के पास बदलती है तो वो स्वांत सुख नहीं है, तो फिर वो सिर्फ स्वार्थ सुखाय होता है। स्वांत सुखाय जो सबके लिए होता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय क्यों बोले भगवान बुद्ध ने? तो ये बात जो है ना, ये अपने भारत की विशेषता रही है। यह विचार करने जैसी चीज है। नेक्स्ट, यह भी रामायण की कथा मैंने सुनी थी, उसमें है कि सीता जो है वो शिवधनुष्य, परशुराम का जो शिवधनुष्य था जिससे उन्होंने त्रिपुरासुर को मारा था, तो शिवधनुष्य को घोड़े जैसा, मतलब एक लकड़ी के ऊपर दोनों टांग डालते हुए घोड़ा बच्चे खेलते हैं वैसे वो खेलती थी। ऐसा भी पेंटिंग पहले मैंने एक बार किया था, लेकिन इसमें मुझे ये दिखाया था कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, कि वो अभी शिव धनुष्य तो कपड़ा सुखाने की लकड़ी होती है, वैसे कोने में तो नहीं रखते। आज भी तलवार हो या फिर बंदूक हो तो दीवार पे ऐसे अच्छी तरह से रखते हैं। तो उसके टॉय रूम में वो धनुष्य रखा है और उसकी जो प्रत्यंचा लटक रही है
वो खींच कर नीचे ला रहे हैं कि इतने खिलौने हैं, उस खिलौने के अलावा मैं इसके साथ खेलना चाहती हूँ। और उसमें ऐसी मेरी सोच कि इसको देखकर जनक राजा सोचता है या परशुराम उनको कहते हैं कि इसको वर भी ऐसा मिले कि जो इसकी तरह इस धनुष को पकड़ सके। नेक्स्ट, ये अहिल्या उद्धार का चित्र है। इस विषय में भी मैं मेरे विचार में अलग प्रकार से रखता हूं। ज्यादातर हमने यही कहानी सुनी है कि गौतम ऋषि ने किसी कलंक के कारण उनको शाप दिया था और वो पत्थर हो गई। प्रभु राम जी आएंगे त्रेता युग में, तुम्हारे पांव लगाएंगे और वो तो जादूगर है, तुम्हारा से देह धारण होगा। ये कथा तो हमने सुनी है, मुझे ऐसा नहीं बताना है। किसी भी स्त्री का उनकी भूल हो या ना हो, कलंक लगने के पश्चात वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। उसकी गलती हो या ना हो, लेकिन उनको सुधारने का मौका समाज कब देगा, या सही में उनको न्याय कौन देगा? तो विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को लेके जाते समय गौतम ऋषि के आश्रम की कथा बताई। तब प्रभु राम जी ने उनको जैसे कि मानो सर्टिफिकेट दिया, ये पतित नहीं है, ये पावन है, ये आदरपूर्ण है, और जो पत्थर के पीछे छुपी है, लोगों के सामने नहीं आ रही है, उसको वो पुष्पांजलि अर्पित कर रही है। जो पावन है वो पतित नहीं है, इसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आपको याद होगा कि जब कोई पत्थर होता है तो कोई नहीं देखता है, पत्थर है, लेकिन वो पत्थर को गढ़ाए हुए मूर्ति हो तो हर कोई देखता है। क्या है, उस समय पत्थर होकर नहीं देखते, समझकर नहीं देखते। उसी प्रकार उनका जीवन इस प्रकार की परित्यक्त हुआ कि लोगों के सामने वो ना आती थी, ना लोग उनके पास जाते थे। तो ये जागरण की आवश्यकता है। राम जी ने पैर लगाया और फिर वो पावन हो गए। इस प्रकार का उदाहरण देखने के लिए राम जी का जीवन है ही नहीं। हमें तो इस कथा से यही आदर्श लेना है कि जो इस महिला समाज के ऊपर कलंक करने के बाद जो उनकी स्थिति होती है, उसकी वेदना यदि आप नहीं जान सकते तो हम बहुत बड़े पातकी हैं। हमें उसमें यही देखना है कि वो उनको अपनाए कैसे। इस उच्च विचार सरणी को प्रेरणा देने के लिए यह प्रसंग है। पत्थर से फिर से स्त्री बनाने के जादू के प्रयोग के लिए या मैजिक दिखाने के लिए रामायण का यह प्रसंग नहीं है। आपने देखेंगे आगे भी कि मैंने रामायण के जो संस्कार करने वाला विषय है, सिर्फ उन्हीं को मैंने इसमें लिया है। कहीं भी चमत्कार को बिल्कुल मैंने स्वीकार नहीं किया। चमत्कार होंगे, मैं उस विभाग में पढ़ता ही हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलने वाला है? मैं क्या चमत्कार कर सकता हूँ क्या? लेकिन उनके जीवन से आदर्श यदि मैं ले सकता हूँ तो ही उसका कुछ अर्थ है। तो इसीलिए मैंने ये 28 चित्र ऐसे निकाले कि जिसमें संस्कारक भाग है। तुलसी रामायण में एक, जब मिथिला नगरी जाते हैं तो मिथिला नगरी जाने के पश्चात दशरथ के पुत्र है तो जनक राजा उनके लिए अलग सा कमरा देते हैं, और उस अलग के कमरे में वो सोते कैसे है राम लक्ष्मण, उसका एक बहुत सुंदर वर्णन है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि राम जी को नींद आने तक लक्ष्मण जी पैर दबाकर सोते थे, और जब राम जी की नींद
में चले जाते तो लक्ष्मण जी उनका पैर सीने से लगाकर उल्टे सोते थे। इस पेंटिंग को टाइटल दिया मैंने शेष शयन, मतलब बाकी नींद। और कथा में ऐसे भी बोलते हैं कि लक्ष्मण जी तो शेष के अवतार थे, विष्णु के अवतार थे, इसलिए मिनिएचर टाइप में मैंने वो दीवार के ऊपर पेंटिंग दिखाया। लेकिन बंधु प्रेम कैसा होता है, इसका आदर्श उदाहरण इस पूरे दुनिया के सिविलाइजेशन में बंधु प्रेम के इन चारों भाइयों का जैसा उदाहरण अन्य किसी में हमें मिलता नहीं। लेकिन यह बंधु प्रेम हर एक सिविलाइजेशन में कुछ न कुछ मात्रा में दिखता है। राजा रवि वर्मा को राजा वर्मा उनके भाई तुल्यबल चित्रकार होते हुए भी अपने भाई के लिए उन्होंने पूर्ण परित्याग होकर राजा रवि वर्मा को हेल्प की है। बैकग्राउंड में बहुत बार राजा रवि वर्मा की पेंटिंग में राजा वर्मा ने उनके भाइयों ने काम किया है। बहुत अच्छी तरह से पेंटिंग में मन लगाकर काम करे, इसलिए विंसेंट वैन गॉग को थियो ने हेल्प किया। ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन आज भी प्रफुल्ल सावंत छोटा होते हुए भी राजेश सावंत खुद अच्छा पेंटिंग होते हुए भी प्रफुल्ल को प्रमोट करता है। ये सब ऐसे इतिहास के ज्वलंत उदाहरण आज वर्तमान में भी हम अनुभव करते हैं। ये वाटर कलर में है, आर्चिस पेपर के ऊपर मैं काम करता हूँ। नेक्स्ट इंपीरियल साइड है, ये स्वयंवर का चित्र है। राम जी को मैंने इंफिनिटिव दिखाया है। जैसे मराठी में जो गीत रामायण है वो बहुत प्रसिद्ध है, आकाशाशी जडले नाते धरणी मातेचे स्वयंवर झाले सीतेचे। ये स्वयंवर तो सीता जी वरमाला डाल रही है, जो अपने नसीब में आया है उसको डालना पड़ेगा, इस दृष्टि से नहीं है। उन्होंने अपनी खुद की एड़ी उठाई है, ऊंचाई की, मतलब स्वयं होकर वर को स्वीकार कर रही है। और शिवधनुष्य तोड़ने का, शिवधनुष्य जैसे कठिन प्रसंग जीवन में न जाने कब और कितने आएंगे, ये बोल नहीं सकते। अपना जीवन यदि स्वस्थ होना चाहिए तो आकाश और जमीन का नाता, जहां क्षितिज से हम अलग नहीं कर सकते, जमीन आकाश को नहीं जाती है, आकाश जमीन की ओर झुकता है। तो यह ध्यान में रखते हुए संसार करना भारत की पद्धति है। इस दृष्टि से मैंने यह पेंटिंग किया था ऑयल पेंट में। ये कैकेयी के कोप भवन में दशरथ का और कैकेयी का जो कुछ विवाद हो रहा है, उसके परिणाम स्वरूप प्रभु राम जी हाथ लपेटते हुए खड़े हैं। सुमंत कहते हैं कि आप अंदर जाइए। तो ज्यादातर हमने पेंटिंग देखी है, सीरीज देखे, सिनेमा में देखे, वो बाल छोड़कर बैठी है, दशरथ को ऐसे सर पकड़ के बैठे। अरे दोनों का झगड़ा क्यों हम दिखा है? कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्थित प्रज्ञ होकर जो भी निर्णय होगा यह स्वीकार करने की क्षमता रखने वाला यह ज्येष्ठ पुत्र है। इस दृष्टि से मैंने ये पेंटिंग किया। अभी तो कहीं भी गुस्सा कर सकते हैं, उस समय तो कोप भवन अलग रहता था गुस्सा करने का, नहीं तो वो छोटा होता गया तो फिर बाद में कोने में गुस्सा करके बैठी है। मराठी में गाना है, रुसुबाई रुसु कोपऱ्यात बसू, मतलब गुस्सा आता है तो कोने में जाकर बैठने का। तो इस प्रकार वो दोनों का चल रहा है, लेकिन वो स्थित प्रज्ञ होगा। आप एक्सप्रेशन में वाटर कलर है, ये हाथ गिरल है, एक्सप्रेशन थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाइए। ये स्थित प्रज्ञता है, कभी नहीं चढ़ी है। कौन सा संकट आएगा पता नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जो भी है उसमें वो भी अपने हाथ प्लीज लिफ्ट थोड़ा सा ऊपर कीजिए। उन्होंने हाथ बांध कर खड़ा है, और भी ऊपर कर दीजिए। और उन्होंने देखो दशरथ के पाद प्राण भी इधर उधर गिरे हैं, और
अपने सौभाग्य कुंकू का करंडक भी बाहर फेंक दिया, सभी चीजें सब बाहर फेंक दी। मतलब गुस्सा, अंदर का झगड़ा कहाँ तक पहुंचा है, इसके लिए मैंने ये सब योजना बनाई। तो इस प्रकार मतलब जब कोई ऐसा एक पेंटिंग बनाने का मौका आता है कि बहुत लोगों ने कुछ किया है, हम अलग से क्या करें, तो इस प्रकार से मैं सोचता हूँ और काम करता हूँ। ज्यादातर ये पेंटिंग मेरे प्रायोगिक रंगभूमि बोलते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल थिएटर, उसमें जैसा सेट होता है या उसमें ज्यादा सेट नहीं रहता है, थोड़ा सा सजेस्टिव रहता है, लेकिन बाकी फिगर्स और एक्टर्स जो होते हैं वो अपने एक्सप्रेशन में पूरा वो खड़ा करते हैं। उसी प्रकार पेंटिंग में मैं मेरे अलग इलस्ट्रेटिव पेंटिंग होते हैं, वो अलग से डिस्क्रिप्टिव होते हैं, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये कंसेप्ट को पकड़ते हुए कंसेप्चुअल पेंटिंग है। नेक्स्ट, ये वनवास दमन का चित्र है। आपको आश्चर्य लगेगा, ये जब चित्र में बना रहा था तो स्केच बनाया मैंने, स्केच करने के बाद पेंटिंग भी किया। ज्यादातर फिल्म में हम ऐसे देखते हैं सीरीज में कि वो वनवास जा रहा है कि वन विहार के लिए जा रहा है, समझ में नहीं आता, लगता है जैसे घूमने चले हैं। लेकिन राजपाट सब छोड़कर जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सामान रहेगा। तो ये पेंटिंग जब मैंने बनाया तब वो सीता जी के सर के ऊपर वो पूरी मैंने पोटली रखी है, हाथ में भी सामान, कटी पर भी सब ये है, और दोनों चल रहे हैं तो डिस्टेंस रखते हुए लक्ष्मण चल रहे हैं। ये जो मर्यादा का डिस्टेंस है वो रखते हुए लक्ष्मण जा रहे हैं। तो पहले तो पेंटिंग ऐसे ही था, लेकिन मेरी बेटी ने आक्षेप लिया, तो पूरा सामान का बोझा सीता के सर के ऊपर और आप दोनों ऐसे ही जा रहे हैं। फिर मैंने लक्ष्मण जी के कंधे पे भी थोड़े से सामान, जब कोई सजेशन देता है और वो सही होता है तो मैं स्वीकार करता हूँ। ऊपर जो है वो जटायु है। जटायु का उल्लेख जो रामायण में आता है, वाल्मीकि रामायण में, जब रावण उठा के लेके जा रहा था उस समय आया है, लेकिन जटायु पहले से उनके साथ है। क्यों साथ है? तो जटायु का भाई जो था संपाति, जो बाद में रामेश्वर मिलता, वो दशरथ का मित्र था, और जब पिता का छाया जाता है तब पिता के दोस्त पितृ समान अपने संभालते हैं। तो इस प्रकार रास्ता दिखाने का, उनका शेल्टर देने का काम मानो जटायु कर रहा है। ये जब पेंटिंग बना, ये पूरी सीरीज की जो एग्जीबिशन हुई थी, तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जिन्होंने वो चाणक्य सीरीज बनाई थी, उनको मैंने एग्जीबिशन के इनॉग्रेशन को लाया था। तब उन्होंने बताया ये गठड़ी आपने उनके सर पे क्यों दी? तो पता नहीं, मुझे लगा कि ये ऐसा होना चाहिए। रामायण में वाल्मीकि के उल्लेख है, सीता पूरा अपना गहने, 14 साल के कपड़े, दोनों के चिलखत, ऐसे सब सामान लेके निकले थे, लेकिन फिल्म में सीरीज में कहीं दिखाई नहीं दिया। तो कभी कभी मैंने बोला ना, इसलिए कि हनुमान जी ने जैसा बताया वैसा मैंने काम किया है। नेक्स्ट, ये चित्रकूट में राम और भरत का पहला मिलाप। ज्यादातर आपने यही पेंटिंग देखे होंगे कि भरत जी राम जी के पादुका लेके साथ लेके स्वीकार करके निकले हैं, या तो दोनों पहले मिले तो गले मिले हुए चित्र लेके। यही ज्यादातर फिल्म में भी दिखा है। मुझे कुछ अलग दिखाना चाहिए था, क्या करना है। कभी कभी क्या होता है कि इस विषय को कैसे दिखाना है, इसके ऊपर बहुत सोचता हूँ। सोचने के बाद पेंटिंग बनने को जाता है। ये पेंटिंग सिर्फ 3 दिन का है, 3 फीट बाय 4 फीट है, लेकिन सोचने के लिए बहुत समय लगता है। जब तक वो क्लिक नहीं होता तब तक मैं काम करता नहीं। तो ये कैसे हो जाए, कैसे करूं, तो मैंने स्केच किया, क्योंकि मनुष्य सभ्यता में यह एकमेव उदाहरण है। 2 भाई झगड़ रहे हैं, क्यों? मैं नहीं तू राजा भाई। अपने यहां तो ऐसे न जाना कितने बंधु हुए हैं कि राम जी को
मन्नत करते हैं कि भाई की तरफ जो हिस्सा है वो कोर्ट में मिल जाए तो और भी तुमको सोने का हार चढ़ा हुआ यार वैसे करते। लेकिन ये आदर्श अपने यहाँ इतना हुआ कि मैं नहीं तू राजा बन, और इसलिए दोनों भी कर रहे। राम जी भी का कहना है कि तू राजा बन और भरत भी कहता है कि तू राजा बन, लेकिन दोनों की बॉडी लैंग्वेज में क्या फर्क है। तू राजा बन, मेरा तुम्हें आशीर्वाद है, और भरत कहते हैं कि मैं नहीं, ये तू ही संभाल सकता है। तो जब मैंने पेंसिल स्केच किया था तो वहां सिंहासन दिखाया था, क्योंकि वो सिंहासन लेके ही आया था कि यही पे राज्याभिषेक करके उन्हें वापस लेके जाना। फिर आई थॉट दैट दिस इज वेरी ऑब्वियस। तो गीत रामायण में पहली पंक्ति है वो, या दूसरी तीसरी पंक्ति है, बहुत अच्छी पंक्ति है कि तात बजाचा भार तुम्ही अश्वपृष्ठी लादता। गज के शरीर पीठ पर लाने जैसा, देने जैसा भार ये घोड़े के पीठ पे आप क्यों डाल रहे हैं, ऐसे भरत राम को कहते हैं। और मुझे इतना अच्छा लगा। और फिर सोचा कि अपने यहाँ जब कोई वारस नहीं मिलता तो हाथी के सूंड में माला देते, वो जिसको पहनाएंगे वे हाथी के एक्सप्रेशन में आप देखेंगे वो हाथी भी सोचता है किसमें डाल सकता हूँ। तो इसका मैं नहीं तू ही, इस टाइटल से मैंने ये पेंटिंग बनाया था। और ये जब मामला चल रहा है तटस्थ होकर लक्ष्मण जी खड़े और वो भी हाथ ऐसे, ये पोज बहुत अच्छी होती है, ना साथ हूँ ना मंजूर है ना नामंजूर है, इस तरह से मतलब हाथाजी खड़े हो और घर का मामला चलता है उस समय बीच बीच में आना कभी कभी ठीक नहीं है, इसलिए वो सिर्फ वहां से देख रही है। तो इस प्रकार ये सब पूरा ड्रामा है। होता क्या है, जब कोई सीरीज बनानी होती है, नाटक करना होता है, वहाँ एक्टिंग करने वाले अलग होते हैं, डायरेक्टर अलग होता है, सेट डिजाइन करने वाला, कॉस्ट्यूम डिजाइनर अलग, हर हीरो हीरोइन वो सब अलग होते हैं, प्रोड्यूसर अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, सबको मिलकर काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ सब भूमिकाएं आर्टिस्ट को खुद करनी पड़ती है। तो किसी को स्टेज पर भी एक्टिंग करते समय बताते हैं कि आप पीठ नहीं कर सकते लोगों के सामने, उसका अर्थ अलग होता है। ये जैसे डायरेक्टर बताता है उसी प्रकार पेंटिंग में कहाँ कहाँ क्या चीजें लेनी और कितनी लेनी, यह भी आर्टिस्ट तय कर सकता है। चित्र वर्णन करने के बदले अपनी भावना को पहुंचाने लायक रखे, वहां चित्र को साइन करनी होती है। तो इस प्रकार से ये चित्र बना था 3 फीट बाय 4 फीट। राम राज की बात तो हमेशा सुनी है, लेकिन भरत राज की बात कभी नहीं सुनी। तो इसलिए भरत नंदीग्राम में ही रहता है, वो अयोध्या वापस जाता नहीं। 14 साल नंदीग्राम में ही रहता है और वहीं पे पूरा दिन भर का जो कारोबार हुआ था वो शत्रुघ्न पहुंचाता रहता है। तो वहां वो राजदंड लेकर बैठे, लेकिन पादुकाएं उन्होंने सिंहासन पर रखे। तो भरत राज के ऊपर कोई चित्र होना आवश्यक है। यहाँ जो भी चुन के जाता है वो भरत की भूमिका रखे तो राज्य सुराज्य हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैंने भाषण सुना था, उस भाषण में हमारी गलती यही है कि हम राम राज हमेशा देखते रहे, भरत राज हमने कभी देखा ही नहीं। तो ये भरत का जो कर्तव्य है, भरत की जो निष्ठा है, वो चुन के जाने वाले में जब तक रहती है तब तक राज्य अच्छी तरह से चलता है। वो नहीं रहा तो क्या करें। अब तक की मैंने बहुत सी सीरीज देखी बनाई, हर सीरीज में पॉलिटिकल लीडर्स आए, लेकिन ये सीरीज बनाई तभी इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे, कोई भी पॉलिटिकल लीडर एग्जीबिशन देखने के लिए नहीं आया। अच्छा, नेक्स्ट, दिस इज इन वाटर कलर। ये लक्ष्मण रेखा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तुलसी रामायण और बाकी रामायण। लक्ष्मण रेखा यह सांकेतिक है, ऐसा मैं मानता हूं।
सांकेतिक इसलिए कि एक ऑरा होता है, घर का भी, कुटुंब का ऑरा होता है। उस ऑरे के अंदर अन्य कलुषित मन वाला प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए रामायण में जैसे बताया वैसे ही वो रावण भिक्षा के लिए आया है, दोनों जानते हैं कि कौन क्या है, लेकिन यहां मैंने वो लक्ष्मण रेखा लान कर जा रही है। और ज्यादातर हमने बार बार सुना होगा कि सीता के कारण रामायण हुआ और द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ। बस उनको एक बार उनके नाम पे ठप्पा लग गया तो हम छुट गए। ऐसा नहीं है। मैं तो इस क्षण की कथा के इस प्रसंग को ऐसे देखता हूँ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यदि मैं याचक को भिक्षा ना दूं तो बदनाम रघुकुल हो सकता है, और यदि मैं लान कर जाऊं कुछ गलत हो तो सिर्फ मैं बदनाम होंगे, रघुकुल बदनाम नहीं होगा। इस उच्च विचार से वो क्रॉस करके जा रही है। इस प्रकार का संस्कार इस चित्र से लेना चाहिए। इन्होंने गलत किया इसलिए पूरा रामायण हुआ और पूरा ये हुआ, सब नहीं। नेक्स्ट, इसलिए मैंने चित्र में वो रावण इतना ही दिया है, उसको ज्यादा फुल फिगर नहीं है, वो कट वही पे की है, मुझे सिर्फ वही दिखाना है। ये शबरी का प्रसंग है और बेर खा रहे हैं, झूठे थे इसलिए लक्ष्मण वहां मुख उस तरफ करके बैठा है। ये पेंटिंग जब बना रहा था तो बार बार यही लग रहा था कि इसके ऊपर ऐसे पेंटिंग इस विषय के ऊपर बहुत लोगों ने हम नया क्या दिखाएंगे। तो फिर मैंने तुरंत सोचा कि जो बेर राम जी खा रहे हैं और बीज उसको नीचे फेंक रहे हैं, वो बीज प्रासादिक है। तो उन्होंने अपनी, क्योंकि उसको बताया माता ऋषि ने कि जब प्रभु रामचंद्र आए आपका मोक्ष प्राप्त, उन्होंने अपनी जप माला फेंक दी और तप माला, मतलब बेर के बोर को धागे में डालकर वो उसको पवित्र कर रही है। इस प्रकार का यह चित्र है। आप उसके चेहरे के ऊपर देखेंगे। ये शबरी कौन थी? वो निषाद राज की एक कन्या थी कि जो छोटी थी 7-8 साल की। तब देखे कि बाहर बहुत भेड़ बकरियां खड़ी है, उनके साथ खेल रही थी। तो माँ ने बोला खेलो खेलो, आज जितना चाहे बोलो, कल खेलने को नहीं मिला। क्यों नहीं? तो कल तुम्हारी शादी है, इसको सब काटेंगे। उसी रात वो भाग जाती है और माता ऋषि के आश्रम में रहती। तब से वो ब्रह्मचारी में रहती। वो इतनी पुरानी कहानी है। फिर वो ऋषि मरने के पश्चात वो बोलते कि प्रभु रामचंद्र जी आएंगे, उनका आदर आदित्य करोगे, कथा कोई भी हो, लेकिन उस दिन से कब आएंगे पता नहीं, कौन से दिन आएंगे पता नहीं, लेकिन बूढ़ी होने तक हर रोज यह काम करती थी कि आएंगे, उनका मैं आदर आदित्य करेंगे, मोक्ष प्राप्त होगा। यह नित्य कर्म करते हुए दिन बिताना, यह सरासर अच्छी भक्ति है। इस दृष्टि से मैंने यह पेंटिंग किया है। मेरे मित्र थे, वाल्मीकि रामायण में है क्या, ऐसा मतलब नहीं है। तो वाल्मीकि को ये आइडिया क्यों नहीं है, मतलब बजरंगबली की कृपा, उन्होंने मुझे बताया ऐसे बना, तो बनाया मैंने। तो ये नेक्स्ट, यह एक वाणी, यहाँ उनके पैर और उनका धनुष पकड़ा हुआ हाथ, सिर्फ इसमें मतलब उनका अधिष्ठान कितना फर्म रहता था। और उन्होंने कमर पे हाथ रखा है। आया गुस्सा और छोड़ा बाण, ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने हमेशा सामने वाले को सोचने के लिए मौका दिया है, समय दिया है। इस दृष्टि से मैंने, क्योंकि आज भी हम कभी बगल वाले देश के ऊपर ज्यादा डायरेक्ट आक्रमण नहीं करते हैं, हम पहले मौका देते हैं सुधारने के लिए। यह अपनी भारत की स्वस्थ परंपरा है। तो इस दृष्टि से मैंने एक वाणी, मतलब एक रस होकर है, वाणी उनकी एक रहती है, वो बाण एक ही रहता है, जो तय हुआ वो निश्चित करते हैं। नेक्स्ट,
ये सुग्रीव और राम का मैत्री का प्रसंग है। इस पेंटिंग में भी आप देखेंगे सिर्फ हाथ का मजा है। ये पूरे प्रसंग को आप जैसे आप रामायण में पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि कैसे है। राम जी का हाथ सुग्रीव ने पकड़ा है। ये मैत्री कायम रहे इसलिए नीचे से हनुमान जी ने उसको सपोर्ट किया है। मैं दिया वचन पालन करूंगा, इसकी विश्वास आ रहा था। प्रभु राम जी हनुमान जी के कंधे पे देते हैं और यह मैत्री दृढ़ होनी चाहिए, इसलिए हनुमान जी सुग्रीव को पीछे से और नजदीक खींच रहे हैं। और आखिर में ये युति का निर्णय होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इसलिए राह देखते हुए पूरी वानर सेना पत्थर के ऊपर बैठ गई। तो पेंटिंग में कभी कभी चेहरे से भी ज्यादा हाथ एक्सप्रेशन देते हैं और ज्यादातर आर्टिस्ट अपने आर्ट स्कूल के सभी विद्यार्थी 5 साल होने तक बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन हाथ नहीं कर सकते, पैर नहीं कर सकते, क्योंकि चेहरे से भी ज्यादा हाथ में काम करना, प्रैक्टिस करना आवश्यक है। हमें बहुत लोग मिलते हैं, सर हमको चेहरा निकालने का, सर हमको आंख आती है, ओठ आते हैं, कान आते हैं, सिर्फ सामने से नाक नहीं बनाने को आते। मैं समझता हूँ इसको कुछ नहीं आता है, नाक नहीं बनाने आते, बाकी सब कुछ आता है। लेकिन 5 साल होने तक कैसे वैसे करके हम पोर्ट्रेट बना सकते हैं, लेकिन हाथ नहीं कर सकते। आंखें वहां के वहां घूमते हैं, ओठ वहां के वहां घूमते हैं, गर्दन के ऊपर चेहरा घूमता है, लेकिन ये 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, एक जैसी मूर्ति नहीं है। रिस्ट से लेकर या कंधे से लेकर या कोहनी से लेकर सभी मूवमेंट में हाथ न जाने कितनी मूवमेंट करता है। और कोई भी बात करता है तो कितनी, हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व तो पूरे शरीर में होता है, सिर्फ चेहरे में नहीं होता है। अभी यहाँ जो कुर्सी लगाई है, किसी कंपनी ने एक डिजाइन बनाया है, लेकिन एक भी आदमी दूसरे आदमी के जैसा नहीं बैठा है। तो उसी प्रकार हाथ के एक्सप्रेशन अलग अलग आने के लिए जो हाथ अच्छी तरह से कर सकता है, जो ड्रेपरी अच्छी तरह से कर सकता है, वो कुछ भी पेंटिंग कर सकता है। सबसे चित्रकला में कटिंग, ड्रेपरी और हाथ, पैर का, चेहरे का, बाद में नंबर आता है। ये अशोक वाटिका में सीता बैठी है। यह सब पेंटिंग जब पूरे हुए ना, तो सचमुच मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि रावण जब मिलने के लिए आता है सीता को, तो वो पूरे शरीर को संकोच लेती है, ऐसा वर्णन है, ऐसा वर्णन है। लेकिन वो पढ़े बिना पेंटिंग बन गया। उनकी आप सीता जी के पैर की उंगलियां देखेंगे तब मालूम पड़ेगा, वो नख भी अपना नहीं दिखाना चाहती। और पैर की उंगलियां क्लोजअप कर सकते हैं, सिकुड़ रही है। ये पूरी मैं हनुमान जी की कृपा मानता हूँ। ये राम जी का नाम लिखते हुए पत्थर तैरने लगे। इस पेंटिंग का नाम मैंने दिया था राम घ्यावा, राम घ्यावा। तो गिलोरी जो है वो देख रहे हैं कि हर कोई राम नाम लिखते हुए पत्थर डालते हैं, तो वो छोटा सा पत्थर लेके आ रही है। वैसा रामायण में नहीं है, मैंने बनाया उसके ऊपर, क्योंकि वालों के कंधे के ऊपर कैसा नाम लिखेंगे, तो कोई तो मेरे नाम का भी लिखा हुआ पत्थर जाए, तो इसके ऊपर वो राम इसके ऊपर लिख के दीजिए। तो वो मुश्किल होकर हंस रहे हैं। इसी सब्जेक्ट के आधार पर पूर्व मुझे वो पूरे रामायण सीरीज करने का मन हुआ। ये इसलिए नहीं बना है कि राम का नाम लिखने के बाद तैरते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो राम का काम है, इस दृष्टि से करते हैं, इसलिए किया। मुझे ये सब्जेक्ट भी कैसे सोचा, होता क्या है कि जब हम डिवोट करते हैं कि चलो इस सीरीज के लिए काम करें, तो अपने जीवन में ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं। तो ये पेंटिंग बनने के पहले मेरे एक आर्टिस्ट मित्र थे, कमर्शियल आर्टिस्ट, उनके स्टूडियो में गया था। तो उनमें एक
मित्र था, वो हमेशा किसी न किसी यात्रा पे हमेशा जाता था। वो भी आर्टिस्ट था, लेकिन काम बहुत कम और यात्रा में जाता जाता था। तो मेरे मित्र ने बोला, कहा कितना घूमते रहता हूँ। हाँ, मैं चारधाम गया था, नर्मदा परिक्रमा के लिए गया था, फिर इस गुरु को मिलने के लिए गया था। अरे कैसे समय मिलता है तुमको? हाँ, आप तो कहीं जाते नहीं। तो मेरे मित्र ने बोला, हमारा काम ही राम है। तो मुझे झट से विषय आया और फिर मैंने पेंटिंग बनाया। फिर आगे चलकर बहुत से ऐसी कहानियां आती है कि रावण के जो गुप्तहेर थे उन्होंने देखा और रावण को जाकर बताया। वो आदमी का नाम लेते तो पत्थर कहते हैं, तुम भी अपना कुछ चमत्कार दिखाओ। तो रावण बोला, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी कर सकता हूँ। तो चलो सब समुद्र के किनारे आ गए। उन्होंने रावण ऐसा नाम लिखा और पत्थर पानी में रखा तो तैरने लगा। तो सब ने रावण की जय जयकार की। तो सज्जे से वो देख रही थी गैलरी से मंडोदरी। फिर आने के पश्चात रावण को पूछा, कैसे हुआ? कैसे हुआ? देखा नहीं, मैंने नाम लिखा और तैरने लगा पत्थर। आपके नाम का महिमा मैं जानती हूँ, सच क्या हुआ बताओ। तो बोलते हैं, किसी को बताया ही नहीं। कहा किसी को नहीं बताना। मैंने पानी में डाल दिए हुए पत्थर को बोला कि राम जी की सौगंध है, डूबना नहीं। ऐसे तो ये कथाएं होती है, लेकिन हर जो कुछ काम करते हैं वो ईश्वरीय कार्य है। इस दृष्टि से हम काम करें तो जीवन का अच्छा उद्धार होता है। नेक्स्ट, ये लंका दहन का है। मेरे एक मित्र ने पूछा, इस पेंटिंग में क्या संस्कार देना चाहते हो? क्या किसी का जला देना हो आप संस्कार है? नहीं, मतलब इसमें संस्कार है। अपना एक भी सैनिक सरहद पे लड़ता है ना, तब यही सोचता है कि मैं अकेला ही इनको मार लूं। वो लंका जलाकर मैं अकेला आया हूं तो ये हालत है, मेरे जैसे और आएंगे तो क्या हालत होगी, समझ लो। सरहद पे लड़ने वाला हर एक सैनिक इसी शौर्य का, इसी निश्चय का, इसी ताकत का होना चाहिए। यह बड़ा संस्कार है। हम किसी भी कंपनी में काम करें, कहाँ भी काम करें, मैं अकेला कर सकता हूँ, इस प्रकार का आत्मविश्वास वाले 10 लोग आते हैं तो 1000 का काम हो जाता है। यह आत्मविश्वास दिखाने के लिए, विजय दिखाने के लिए यह पेंटिंग किया। तो वाटर कलर में है। नेक्स्ट, ये कुंभकर्ण है। इसको टाइटल दिया था मैंने कि निद्रिस्त सत्य। ये इसीलिए क्योंकि जब सब कुछ हार जा रहे हैं तो कुंभकर्ण को जगाया। फिर कुंभकर्ण ने उठने के पश्चात रावण को बहुत अच्छी तरह से समझाया भी, कुछ दोष देते हैं ना वैसा प्रकार कि आपने गलत नहीं किया, तुम्हारा भाई भी चला गया, तुम गलत काम हमेशा करते हो, पिताजी को डाला है। रामायण, गीत रामायण में वो पूरी कुंभकर्ण के गाने में उसके मुंह में दिया है। सत्य वचन कहता है वो भी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। तो ये सत्य वचन निद्रिस्ता है। मुझे याद है कि जब अपने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी किसी और देश में गए थे, शायद रशिया गए थे, तब उन्होंने अपने इंटरव्यू में या वार्ता में बताया था अपने देश का क्या प्रॉब्लम क्या है। तब उन्होंने कहा कि क्या बताऊं, बहुत थोड़े लोग हैं कि जो अच्छे काम नहीं करते, लेकिन वो सक्रिय है, और बहुत बड़ी मात्रा में बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन वो निष्क्रिय है। तो इस प्रकार ये सत्य वचन है लेकिन निद्रिस्त है। इसलिए मैंने यह पेंटिंग बनाया था। ये पूरी सीरीज का टाइटल ही मर्यादा पुरुषोत्तम था। नेक्स्ट, ये प्रवृत्ति का दहन है। रावण अंदर भी होता है, बाहर भी होता है। ये प्रतिवर्ष अपने में जो रावण है उसको जलाने के लिए, हमारे ही घर में हमने एक बार ऐसा कार्यक्रम किया, चलो हम रावण जलाएंगे। मेरी बेटी, मेरे दामाद, हम अपनी एक गलती को सुधारेंगे तो ही आग लगाएंगे। तो मैं थोड़ी बोल सकता मैं गलत हूँ, तो मेरी बेटी ने देखा ना, तुम्हारी ये बात अलग है, ये यहाँ जलानी पड़ेगी। मैंने बेटी के बाद बोला ऐसे हो सकता है, घर घर में ऐसे कर सकते हैं कि साल में कभी तो एक निश्चय करेंगे
अगले साल तक मैं मेरी ये बुरी बात आदत छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगा। तो इस प्रकार का, इस दृष्टि से मैंने ये पेंटिंग किया था। ये राम और भरत का फिर से मिलन है। 14 साल के बाद पुष्पक विमान से उतरते समय भरत ने अपना उत्तरीय जो है वो चद्दर जैसा उनके पेट के पीछे छोड़ा है। उत्तरीय जो होता है वो मानव वस्त्र रहता है, जैसे आप किसी को शाल पहनाते हैं। कमर का वस्त्र हो लज्जा वस्त्र होता है। तो मानव वस्त्र को दूसरे के पैर के नीचे चद्दर जैसा है, वो सही में उसका रिस्पेक्ट है। भरतबाई कपि से हम उरण नाही, तुलसीदास का बहुत सुंदर भजन है। शेखर सिंह जी, अनुप जलोटा जी, फिर ये सब गाते थे, पंडित जसराज जी, ये भजन बहुत सुंदर भजन है। मतलब भरत को राम जी हनुमान जी का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या किया, और इतना सब करते हुए आखिर में कहते इनमें बिल्कुल अभिमान नहीं है, गर्व नहीं है कि मैंने आपके लिए किया है, इतना सेवा भाव है। तो इसलिए हनुमान जी के आंखें बंद है, उनके चेहरे पे देखेंगे तो, और राम जी का हाथ उन्होंने हृदय से पकड़ा है, और जो कनिष्ठ अवयव है उसके पूंछ को नमस्कार भरत जी कर रहे हैं। इस प्रकार से मैंने यह पेंटिंग किया था। फाइव नेक्स्ट, यह मैंने एक पेंटिंग किया था, ये मेरा वैयक्तिक, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। इसको मैंने टाइटल दे दिया था कि अक्षम्य परित्याग। ये संस्कार के लिए मेरा विषय जो है ये अक्षम्य है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत लोगों ने मुझे आक्षेप लिया कि आपको मालूम नहीं सीता जी क्यों रोती थी, आपको मालूम नहीं है ऐसा। ये देखिए, मैंने जो कुछ पेंटिंग किया, मैं कभी अपने पत्नी को ऐसे छोड़ने तैयार नहीं हूँ, और यदि मेरा अक्षम्य है गुनाह तो मैं भी मानता हूँ कि मेरे से अक्षम्य हुआ है। लेकिन गीत रामायण ने सीता जी के मुख में यह शब्द दिया है, पति न राघव केवल नृपति। ये राघव मेरे पति है ही नहीं, वो तो केवल नृपति ही है। इस प्रकार लक्ष्मण के पास वो सीता कहते हैं। इस प्रकार का यह चित्र है, वाटर कलर में है। ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नेक्स्ट। और बाद में अपने दोनों बच्चों को वो राम जी को सौंप रहे हैं। राम जी स्वागत कर रहे हैं, और दोनों बच्चे एक एक स्टेप ऊपर चढ़ गए हैं। उसमें से एक पीछे छोड़कर मुड़कर देख रहा है और बोल रहे हैं यही है वो, और उन्होंने देखिए सीता ने एक भी कदम आगे नहीं रखा। नेक्स्ट, ये राम पंचायतन की पूजा है। तंजौर के जो मूर्तियां होती है बहुत सुंदर मूर्तियां होते हैं, उसी शैली में ये मूर्तियां जो अपने घर मंदिर में होते, लेकिन उनके चेहरे जो है वो मैंने सजीव रखे हैं, इसीलिए कि ये पूजा की अपेक्षा के लिए नहीं, तो अपने नित्य कर्म और अपने स्वभाव का निरीक्षण करते हुए वॉच रखने वाले ये देवताएं हैं, ये हमेशा ध्यान में रखें। इस दृष्टि से मैंने राम पंचायतन का यह चित्र बनाया, वाटर कलर। और ये लास्ट चित्र है। रामायण क्यों प्रसिद्ध है? रामायण क्यों प्रसिद्ध है? क्यों अच्छी तरह से देखा है इसलिए, वाल्मीकि ने लिखा है इसलिए। वैसे तो महाभारत भी है, रामायण इन्होंने लिखा है, कालिदास के शाकुंतल है, बहुत कुछ है, लेकिन रामायण का दर्जा कभी तक अभी तक किसी को काव्य को मिला नहीं, क्योंकि रामायण सिर्फ कथा रूप में नहीं है। रामायण संस्कार रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा से पोते को या माता पिता से बच्चों को, जैसे शिवाजी महाराज जी के माता जी ने कहानियां ये सब बताई थी शिवाजी को, तो ये रामायण कथा रूप संस्कार रूप चलती है, और वही हनुमान जी का चिरंतन निवास रहता है, इसीलिए चिरंजीव है। क्योंकि राम जी के पास
मानते हैं कि जोवरी कथा भूवरी तोवरी जन्म असावा। ये भू के ऊपर जब तक कथा चलती है तब तक मेरा जन्म होना चाहिए, जीवन होना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने इस चित्र में ये लास्ट यही दिखाया। और योगा योग से ये चित्र दिखाते समय मुझे छोटा बच्चा चाहिए था, तो मेरे पोता को मैंने बोला कि खड़ा रहो और उसका मैंने वो पोर्ट्रेट किया। दादाजी के चित्र से शुरुआत हुई और पोते जी के चित्र से यह सीरीज पूर्ण हुई। इस प्रकार मर्यादा जो कुछ किया, जो कुछ हुआ वो प्रभु रामचंद्र जी के चरण में अर्पित।